हाय सो ये एक वीडियो नहीं है बल्कि ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है ऑन फिजिक्स क्लास 12th ऑल फॉर्मूलाज ऑल चैप्टर्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। अगर आप किसी दूसरे बोर्ड से हैं तो भी कोई बात नहीं, फिजिक्स को कोई भी बदल नहीं सकता। सो चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशंस के लिए, नहीं मेरे लिए, मुझे ग्रो होना है। ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाय, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस और रेडिएशन एंड रेडिएशन। हार्ड है, टॉपिक इज नॉट इजी। आपको इजी लग रहा है अच्छी बात है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है। तो ऐसे ही मूड में नहीं बैठो, साथ में पेन पेपर नोटबुक लेकर बैठो, बिकॉज जब तक लेक्चर ख़त्म होगा मुझे नहीं चाहिए कि सब चीज़ें दिमाग में मगअप हो चुकी हों। उससे बेहतर है नोट्स साथ में बनते जाएं तो बेस्ट है। स्टार्ट करते हैं। सब नोटिफिकेशंस, उठना बैठना सब करके आओ, बाथरूम पानी जो करना है सब सॉल्व करके आओ, देन वीडियो स्टार्ट करो फॉर्म में। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लॉ आता है हमारा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर मेरे पास एक बलून है, बलून को मैं प्रेस करने की कोशिश करता हूँ तो देखो बलून का प्रेशर बढ़ जाता है, फील होता है वो बलून को देख कर ही। या फिर इन्वर्सली बलून को मैं बहुत ज़्यादा फुगा दूँ, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम उसकी बहुत ज़्यादा हाई कर दूँ तो वो अच्छे से ऐसे दबा सकते हैं हम उसको, कंप्रेस कर सकते हैं, तो प्रेशर हमारा कम हो जाता है। तो वही है, वॉल्यूम बढ़ाओ प्रेशर कम होगा, या वॉल्यूम कम करो प्रेशर ज़्यादा होगा। यही कहा था बॉयल ने। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जब भी आप दो फैक्टर स्टडी कर रहे हो तो दूसरे सारे फैक्टर्स आपको कांस्टेंट रखने हैं। ये नोटेड है, बार बार नहीं कहेगा कोई भी, समझना है आपको, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बलून लो, थोड़ा सा फुगाओ, फ्रिज में रख दो, सुबह उठो देखो श्रिंक हुएला मिलेगा, बिकॉज वहाँ पर टेम्परेचर कम हुआ है। टेम्परेचर कम हुआ फ्रिज के अंदर, वॉल्यूम भी कम हो जाती है। इसका रीज़न रिलेटेड है प्रेशर डिफरेंस से। ऑफकोर्स आप स्टडी कर सकते हैं, दैट इज़ बेसिक 11th में था भी, बट ठीक है, आपको मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी बता दिया, करके आप ट्राई कर सकते हैं। उसी तरीके से आता है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ भी कुछ ऐसा ही कहता है, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स, बट वो यहाँ पर नहीं गिवन है तो हम उसको नहीं स्टडी करेंगे। गे-लुसेक लॉ कहता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सीधी बात है, अगर आप मेरे तरह मुंबई कर हैं, लोकल में ट्रैवल करते हैं, बहुत गर्दी होती है, बहुत प्रेशर होता है, बहुत प्रेशर होते ही पूरा हम सबका पसीना निकल आता है। पसीना क्यों निकल रहा है? क्योंकि गर्मी हो गई है। गर्मी क्यों हुई? बिकॉज प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ गया। वॉल्यूम कांस्टेंट, ट्रेन का डब्बा उतना ही है। ओके, मुंबई करो ने फील किया होगा, बाकी लोग अपने एग्जाम्पल से देख सकते हैं। सो बेसिकली टू कंक्लूड, सारी क्वेश्चंस को अगर मैं साथ में लिखूं तो मुझे मिलेगा PV इज इक्वल्स टू दी, ये था नॉर्मल, ये था फॉर 1 मोल ऑफ गैस, सो PV इज इक्वल्स टू दी nRT, जहाँ पर R है एक कांस्टेंट जो कि है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, इसकी वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। फाइन। उसके बाद आती हैं अंडररेटेड फार्मूलाज। बाय द वर्ड अंडररेटेड फार्मूलाज का मतलब, ये फार्मूलाज PV इज इक्वल्स टू दी nRT सबको पता है। अंडररेटेड मतलब जो आपने 11th में पढ़ी थी अभी भूल गए हो, या अभी बुक में ऐसे गिवन है कि आपको लग नहीं रहा है कि खास है, तो उनको पहले स्टडी करना है। आगे यही तंग करती है फॉर्मूला। PV इज इक्वल्स टू दी nRT कोई भी टिक करेगा, 10th वाला भी टिक कर सकता है, बट ये आपको याद होना चाहिए। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल्स टू मास ऑफ गैस अपॉन में मोलार मास, मास अपॉन मोलार मास। या फिर कुछ लोग ऐसे याद करते हैं मोलार मास ऑफ द गैस। मोलार मास क्या होता है? यहाँ मोलार मास ऑफ द गैस क्या होता है? वो है मास ऑफ गैस ऑफ 1 मोल, क्योंकि अगर आप n को 1 कर दें तो मोलार मास ऑफ द गैस हो जाएगा मास के बराबर। तो उसका मोलार मास का डेफिनेशन ही वो है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। सबसे पहली बात मोल कहाँ से आया? मोल कहाँ से आया? तो आपको पता होगा, हम फिजिक्स में कोई भी चीज़ ऐसे पढ़ते हैं 5 kg, 3 kg, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो ये kg और जो सेंटीमीटर है ना, इनका सेंस होता है, इनका कुछ सेंस होता है, ठीक है। केमिस्ट्री में करोड़ों अरबों खरबों बिलियन पार्टिकल्स है, तो आप ऐसा कोई एक यूनिट नहीं दे सकते हो, कोई एक छोटा यूनिट। उस वजह से हम कंसिडर करते हैं मोल। मोल के अंदर ही सब कुछ आ जाता है। मोल के अंदर मतलब 6.028 × 10⁻28 एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी आपको देना है। तो बेसिकली ये जो हमारे छोटे छोटे थे kg, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, वो हमने एक मोल के अंदर डाल दिए हैं।
तो केमिस्ट्री में हम कंपेयर करते हैं चीज़ों को मोल के टर्म्स में, तो थोड़ा आसान रहेगा ना। अभी जैसे मुझे कुछ बोलना है, कोई चीज़ है 10⁻48, अभी केजी, सेंटीमीटर और इन सब यूनिट्स में बहुत तकलीफ होगी, बट ऐसे कैसे कहूँगा 2 मोल, मतलब समझ जाना है ओके। दो या फिर हाँ मतलब 12 × 10⁻28 है कोई चीज़, तो समझो मैं सिर्फ ये ना कह के कहूँ 2 मोल, तो समझ जाना है आपको, समझ रहे हो, फील उसी में आ जाएगा। आपको बार बार रिप्लेस नहीं करना कि वो चीज़ इतनी बड़ी है। 2 मोल मतलब हाँ हम समझ गए कि वो समवॉट ऐसे है ओके। सो इस वजह से मोल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल क्या है, मास ऑफ गैस अपॉन मोलार मास। कन्वर्सली नंबर ऑफ मोल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो ये वही है जो आपको बताया अभी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, यानी कि पीछे मैंने क्या लिया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिया था 2 और साथ में एवोगैड्रो नंबर जो कि है ये। तो बेसिकली मैंने ऐसे याद रखा n = the n × Na। ये ज़्यादा मीनिंगफुल है याद करना, ये रट्टा मारना है n = the n/n, बट ये मेरे हिसाब से मीनिंगफुल है। देखो अप्रोच फिजिक्स का और केमिस्ट्री का अलग है, दिस इज मीनिंगफुल ओके। उसी तरीके से मोलार मास है मास ऑफ गैस ऑफ 1 मोल, ये ज़्यादा मीनिंगफुल है याद करना। बढ़ते हैं आगे, काफ़ी टाइम स्पेंड हो गया बिकॉज स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, वो मुझे पेपर में ही समझ में आता है देख के। फाइनली आर एक कांस्टेंट था, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसको भी हम स्प्लिट कर सकते हैं 2 कांस्टेंट्स में, एक है एवोगैड्रो नंबर, एक है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो जो हमारी जनरल इक्वेशन थी अभी, n क्या है, n आपको बता दिया n/Na है, r क्या है, r है Na × kb, तो देखो Na कैंसिल, तो ये nkb एक न्यू फॉर्मूला मिल गई। ये थियरी में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होल्ड करती, बट न्यूमेरिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो सम में आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट गिवन है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, आप कंफ्यूज हो जाओगे बिकॉज आपको Na नहीं गिवन है, आपको n नहीं गिवन है, तो फिर ये फॉर्मूला यूज करो। मीन फ्री पाथ, मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं कंटेनर के अंदर, कंटेनर के अंदर कोलाइड करते वक्त एक ऐसा समय आता है जो एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में वो कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं, उसी एवरेज डिस्टेंस को हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। किस किस फैक्टर पे वो निर्भर करेगा, तो डेंसिटी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। समझो एक हाथी जितना मॉलिक्यूल है तो वो तो फटाफट से कोलाइड कर देगा किसी न किसी के साथ, वो करे ना करे कोई और तो उसके बदन को छू ही लेगा, तो इस वजह से वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी, जितनी डेंसिटी ज़्यादा मीन फ्री पाथ उतना कम। उसी तरीके से डेंसिटी बढ़ी तो साइज भी बढ़ी, ऑफकोर्स सी बात है, ऑफकोर्स बात नहीं है, ऑफकोर्स मॉलिक्यूलर लेवल पे ऐसा नहीं होता है, बट फिजिकल लेवल पे सोच सकते हैं ना, मेरी डेंसिटी ज़्यादा तो साइज भी ज़्यादा है, समझ में आ रहा है, 6 फुट क्रॉस है ओके, सो साइज ज़्यादा। अभी मेरा 6 फुट साइज क्रॉस है समझो, तो क्या सीधा बस सपाट हूँ क्या, एकदम सीधा 1D हूँ क्या है, 2D नहीं, ऑफकोर्स ये सब डायमीटर फैले हुए हैं, पूरा क्रॉस सेक्शन शरीर का फैला हुआ है, तो बेसिकली वो सिर्फ d से प्रोपोर्शनल नहीं है, d के स्क्वायर से। तो यस, अगर इनको कंक्लूड करूं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, जो मीन फ्री पाथ है वो d स्क्वायर से प्रोपोर्शन है, जो कि क्रॉस सेक्शन इंडिकेट करता है, और डेंसिटी से प्रोपोर्शन है। कांस्टेंट हटता है, प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो कांस्टेंट आता है, तो ये है हमारा कांस्टेंट। और डेंसिटी, मास तो गैस का होता ही नहीं है, बेसिकली क्या होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, मास होता है बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा इक्विवेलेंट है उसके, तो यहाँ पर इस वजह से हम वो फॉर्म लिखना प्रेफर करेंगे, यानी कि n/v। यहाँ पर मीन फ्री पाथ हमारा ख़त्म होता है, ठीक है, बट केमिस्ट्री में हमेशा एक दूसरे के अंदर डालना चलता ही रहता है, तो वापस उसी इक्वेशन लो, PV = the nRT, किसी तरीके से n/v यहाँ पर लेकर आओ, तो n/v कैसे लेकर आऊँगा, तो n को लिख दूँ ये फॉर्म में, r को लिख दूँ ये फॉर्म में, ये कैंसिल, n/v का मुझे ये मिला, ये इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो ये हो गई सेकेंड फार्मूला। तो सवाल है क्या याद करना है क्या, ये सब नहीं याद करोगे इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, आप सिर्फ ये याद करो, यहाँ पर भी PV = nRT, देखो ये आपको याद होना चाहिए, #1 ये पूरा याद करना है आपको, #2 ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, अज्यूम्ड है सबको याद है, हैशटैग क्यों कह रहा हूँ मैं, वैसे ये याद नहीं करना है, ये उसी समय सब्स्टिट्यूट करो, बिकॉज अगर आपको ये चीज़ याद है जो इस स्लाइड पे मैंने लिखी है तो रीसब्स्टिट्यूट उसी समय किया जा सकता है। उसी तरीके से मीन फ्री पाथ की सिर्फ यही फॉर्मूला याद करो, अगर न्यूमेरिकल इनकेस आ रहा है जिसमें प्रेशर गिवन है मीन फ्री पाथ के साथ, तब उसी समय आप रीसब्स्टिट्यूट करो ना, बाकी ऐसे आप हर फॉर्मूला याद करोगे तो वो रट्टा मारना हो जाता है, ठीक है। तो अब तक सिर्फ 2 फॉर्मूलाज हमने, या 2 स्लाइड्स याद की है हमने अब तक, बढ़ते हैं आगे।
प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। अब आइडियल गैस का प्रेशर कैसे वेरी करता है? सो फॉर्मूला है 1/3 nmv²। v² क्या है? हर पार्टिकल की मीन वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, हर टर्म का मीनिंग लिखा हुआ यहाँ पर, आपको कुछ भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको याद करना है सिंपली। ठीक है, एक चीज तो याद हो जाएगी। अब ये याद अगर कर लिया तो देखो v है यहाँ पर, v का स्क्वायर है, v मीन है, तो देखो एक RMS करके टर्म होता है। RMS क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर। तो देखो अगर समझो मुझे वेलोसिटी का RMS निकालना है तो उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, ले लिया है सर। मीन निकालना पड़ेगा, निकाल लिया है सर। तो अभी सिर्फ इसको रूट देने की बारी है। तो अभी अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा? इसी को रूट दे दूंगा। इसी को अगर पूरे को रूट दे दिया तो ये हो जाएगा VRMS, एंड यही फॉर्मूला हो जाएगी मेरी VRMS की। ठीक है, अगेन यहाँ पर V के जगह में N के लिए हम लेंगे, N मॉलिक्यूल्स के लिए, तो यहाँ पर हम रीसब्स्टिट्यूशन करेंगे अगेन और हमको टर्म्स वापस से मिल जाएंगे। यानी कि PV के जगह क्या आ जाएगा? nRT। तो यहाँ पर N के जगह क्या आ जाएगा? N/Na, एंड वापस वही सब चीज़ें करके हम यहाँ पर आए। और मॉलिक्यूलर मास का ये पहले ही बताया आपको कन्वर्जन। देखो ये कन्वर्जन वहाँ से आ रहा है M0 NaM, यानी कि देखो ये कहाँ से आया, यानी कि किस तरीके से इक्वेट किया है हमने, ये कुछ ऐसा किया है देखो। ओके, या फिर हम इसको ऐसे फॉर्म में भी कर सकते हैं। बेसिकली वही कहा, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो सब इस एक स्लाइड के अंदर मैंने लिख दी हैं। ओके, सो फाइनली हमें रूट मीन स्क्वायर का वैल्यू कैसे मिलता है? तो वो मिलता है हमें ये 3RT अपॉन में मोलार मास, बट रूट के अंदर वो तो ऑब्वियस है। बढ़ते हैं आगे। हाँ, अभी वही चीज़ पीछे वाली, यही चीज़ से हम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं इसी टर्म से। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? प्रेशर कंसीडर करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो 2 से, तो यहाँ देखो ½ mv² मिल रहा है। फिर इसी टर्म को आप आगे लेकर जाओ, डिराइव करो, PV = nRT डालो, वहाँ से आप सब चीज़ें निकालो तो आपको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी की फॉर्मूला है 3/2 NkBT, और n को अगर आप वहाँ पर लो तो आपको मिलेगा एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बिकॉज Kb क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। 3 क्या है? कांस्टेंट। 2 क्या है? कांस्टेंट। तो बेसिकली एनर्जी किसके प्रोपोर्शन में है? Tk। MCQ पूछा जा सकता है। ओके, सो इसका मतलब मुझे क्या समझ में आ रहा है? अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी किसके बराबर होगी? तो उसकी एनर्जी इसके बराबर होगी 3/2 टाइम्स ऑफ KBT। ओके, 3/2 टाइम्स ऑफ KBT। बढ़ते हैं आगे। फिर आ जाता है लॉ ऑफ पार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये बेसिकली क्या कहता है? ये बेसिकली यही कहता है कि जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम प्योर थियरी टॉपिक है, इसमें मैं इंक्लूड नहीं कर सकता हूँ, पूरा रास्ता हम अलग हो जाएगा। जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है सब मिल बांट के इकट्ठी एनर्जी लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ वैसा नहीं होगा अक्षय कुमार जैसे 1 तेरा 1 मेरा, 2 तेरा 2 मेरा, 3 तेरा 3 मेरा। याद होगा अगर आपको, किसी ना किसी पिक्चर में है। वैसा लॉ नहीं है यहाँ पर, इक्वली सच में बांट के लेंगे। 1 तेरा 1 मेरा, 2 तेरा 2 मेरा, 3 मेरा 3 तेरा। ठीक है, सो अगर मैं एक नॉर्मल पार्टिकल कंसीडर करता हूं जिसके पास सिर्फ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है x, y, z के अक्रॉस, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? उसका मीन निकाल रहा हूँ अभी। ठीक है, हर एक पोजीशन के अक्रॉस। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर क्या मिला? 3 टाइम्स सेम टर्म मिला, बिकॉज ये तीनों देखो सिमिलर हैं, सिर्फ एक्सेस है ना, एक्सेस कोई भी एक्सेस स्पेशल नहीं है। सो 3 टाइम्स वही मिला। और मुझे क्या पता है एनर्जी किसके बराबर है? एनर्जी इसके बराबर है। सो जस्ट मैं अगर इसको इक्वेट कर दूं तो मुझे यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे क्या मिलता है? हर टर्म की एनर्जी देखो कितनी है, ½ mvn का स्क्वायर, n मतलब x भी हो सकता है, y भी या z भी। हर टर्म की एनर्जी कितनी है? हर टर्म की एनर्जी है ½ kBT। इसका मतलब जो मीन एनर्जी है, जो एसोसिएटेड है विथ एवरी कंपोनेंट, हर कंपोनेंट ऑफ ट्रांसलेशन मतलब वही x, y, z के अक्रॉस, वो है ½ kBT। और टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है? टोटल कंट्रीब्यूशन वही जो पहले आपको बता दिया है, 3/2 kBT। तो देखो ये सब थियरी में उधर सब लिखा हुआ है, बहुत थियरी है। यहाँ पर मैं थियरी ओरली बता रहा हूँ तो आपको मे बी या तो ईजी लग रहा होगा, या तो थियरी का कुछ भी नॉलेज नहीं है तो लग रहा होगा कि मैं फास्ट जा रहा हूँ, वो अब आपके ऊपर डिपेंड है। बट यही सब देखो बुक में लिखा हुआ है। ओके, बढ़ते हैं आगे।
अभी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग होता है, उसमें रोटेशन भी होता है। एक बॉन्डेज हो जाती है एक एक्सिस से अक्रॉस, क्योंकि वो बंधे हुए हैं, तो बाकी 2 एक्सिस के अक्रॉस वो रोटेट भी हो सकते हैं। तो जो ट्रांसलेशन है वो तो रहेगा ही, एक एक्स के अक्रॉस, वाई के अक्रॉस, जेड के अक्रॉस, बट 2 एक्सिस के अक्रॉस रोटेशन भी होगा। तो बेसिकली लॉ ऑफ पार्टीशन ऑफ एनर्जी वही कह रहा है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा। इक्वल लॉ ऑफ पार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्वल एनर्जी भी कहा जाता है कई बार, ठीक है। तो हर पर्टिकुलर एनर्जी कितना कंट्रीब्यूट करेगी, हाफ kBT। कब, जब हमारे पास कभी भी मतलब, बट ये केस कौन सा है, ये है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का। रियल लाइफ में हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। कोवेलेंट बॉन्ड्स कभी कभी वाइब्रेट भी होते हैं। अगर चीजें वाइब्रेट कर रही हैं तो वहां पर फिर बात आ जाती है एनर्जी की, कि उनको एनर्जी कौन दिया, तो वापस हम डिस्कस करते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो वापस और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आ जा सकते हैं। एक होगा काइनेटिक से रिलेटेड mu² वेलोसिटी और मास, एक होगा पोटेंशियल से रिलेटेड जैसा हम स्प्रिंग का करते थे, याद होगा आपको, हाफ kx का स्क्वायर। सो ये वही है, k कांस्टेंट है स्प्रिंग जैसा, बिकॉज बीएससी एमएससी में आप जब मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं तो आप ऐसा अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर ये लोग स्प्रिंग जैसे कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये वहीं से रीजन आया है, ऐसा आप अज्यूम करते हैं फर्दर साइंस में। तो ये देखो पोटेंशियल एनर्जी वहीं से आई, तो मतलब ये दोनों भी कंट्रीब्यूट करेगा। अगर रियल केस कंसीडर किया है, तो अगर आइडियल है तो बस यही जो यहाँ पर मैंने साफ सुथरा हैंडसम वे में दिखाया है। ओके, बढ़ते हैं आगे। सो ये ट्रांसलेशन के वजह से एनर्जी कंट्रीब्यूशन, ये रोटेशनल के वजह से, ये वाइब्रेशनल के वजह से। फाइनली आते हैं एक नए टॉपिक के तरफ। वो टॉपिक हम वापस करेंगे, बट यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है मेयर्स रिलेशन। सो मेयर्स रिलेशन अभी आपको अपने ये सब सीपी सीवी में उम्मीद करता हूँ पहले सुने होंगे। बेसिकली ये स्पेसिफिक हीट है, हमारी मोलार स्पेसिफिक हीट, ठीक है। एंड इनके डेफिनेशंस हैं। अब अगेन थियरी सेक्शन में अज्यूम करता हूँ थोड़ा बेसिक किया होगा आपने 11th में। बिकॉज अगर थियरी हम करेंगे तो डिटेल में, ऐसे ऊपर से बजाने में मजा नहीं आता है। तो बेसिकली ये वही कहता है CP माइनस CV हमारा इक्वल होता है R के, अगर सब कुछ सेम यूनिट्स में है। अगर यूनिट सेम नहीं है तो मुझे एडिशनल फैक्टर J डालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक हिस्ट्री है, MHT CET में ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन A ये था, ऑप्शन C ये था। आज तक समझ में नहीं आया है सही आंसर कौन सा, A की C, बिकॉज दोनों राइट आंसर हैं। तो बेसिकली मैं अज्यूम करता हूँ उन्होंने खुद ही फुल मार्क्स दी होंगी, क्योंकि क्वेश्चन रॉन्ग है, 2 ऑप्शंस दोनों राइट हैं, बट ऐसा MSc CET में आया था। ठीक है। सो अगेन यहाँ पर डेरिवेशन किस वे में मैं आपको बताता हूँ। सो केस 1 है, अगर आप गैस की वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है, और उसका टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी आपने सप्लाई की, तो एनर्जी इंक्रीज होगी। तो बेसिकली जो हीट आपने दी वो पूरी की पूरी एनर्जी में लगी। एंड वहां पर हमारा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वो मोलार स्पेसिफिक हीट वाली मतलब CV का टर्म वहां से रिलेटेड होगा, CV dt। इसके बेस 11th में थे। ओके, सो मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हो गया केस 1। केस 2 में हम वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रखेंगे। अब यहाँ पर समझो एक पिस्टन है, तो पिस्टन एक्सपांड कर सकते हैं। समझो प्रेशर कांस्टेंट है, समझो टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर भी। तो अभी जो हीट एनर्जी लगेगी वो 2 हिस्सों में बटेगी। एक तो एनर्जी जो यहाँ पर वापस कंज्यूम करने में लगेगा, और एक हो जाएगा वर्क डन, क्योंकि ये पिस्टन भी तो ऊपर जाएगा। सो बेसिकली इस केस में हमारा कैसे था, जो dq था वही dE था, और वो भी सिर्फ एक ही था, बट यहाँ पर हमारा 2 हिस्सों में स्प्लिट हो रही है मेरी हीट एनर्जी, देखो dq। सो बेसिकली यहाँ पर कैसे हो जाएगा, dE प्लस जो पिस्टन को ऊपर करने में वर्क लगा। सो ये है CV dt, कहाँ से, केस नंबर 1 से, ये है P dV इज इक्वल टू दी CP dt। इनको यहाँ पर लेकर आओ, डेरिवेशन आके। ओके, डेरिवेशन बुक में बहुत वर्ड्स के साथ है, आप पढ़ सकते हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन है। हीट यूजुअली होती है मेजर कैलोरीज में, और पिस्टन वाला वर्क डन होता है यूजुअली जूल्स में। तो अगर दोनों के यूनिट सेम नहीं है तो फिर आपको उनको एडजस्ट करना है बाय डिवाइडिंग विथ J, ठीक है। सो ये दोनों मेयर्स रिलेशन है। उसके बाद एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट से भी हम रिलेट कर सकते हैं। अगर मैं उसी CP को मोलार मास के साथ, मतलब मोलार मास कंसीडर करूं और स्पेसिफिक हीट, तो भी मुझे ये मिलता है। तो ये अलग अलग फॉर्मूलाज हो गए, वापस इनको रीसब्स्टिट्यूट हम कर सकते हैं। उसी फॉर्मूला में डालो, CP की जगह ये डालो, CV की जगह ये डालो, आपको एक और रिलेशन नया मिल जाएगा, ठीक है। वही देखो R/J तो वही है ना, सिर्फ मोलार मास आ गया, वो तो नजर आ रहा है ना, M0 कॉमन हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और नीचे आ जाएगा।
डेफिनेशंस लिख दिया है अगर जो लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैचिंग है डेफिनेशंस, इस वजह से मैं थ्योरी कंसीडर नहीं कर रहा था क्योंकि वो अलग मूड चाहिए। मोलार हीट कैपेसिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरीली रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, ठीक है, ऑफ अ प्योर सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, यानी कि 1 मोल के ऊपर अगर हम फोकस करें तो यहाँ पर कितना है? यहाँ पर है यूनिट मास। When its volume is kept constant is called principal specific at constant volume। समझ रहे हो? यहाँ पर यूनिट मास कंसीडर करना है और उसका टेम्परेचर राइज करना है। यहाँ पर सिर्फ 1 मोल कंसीडर करना है और उसका टेम्परेचर राइज करना है। सो ये ऊपर वाला है प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट जो अभी आया पिक्चर में, और नीचे वाला तो हम कब से कर ही रहे हैं, सीपी और सीवी। फाइनली हम चर्चा करेंगे एनर्जीज के बारे में। एनर्जीज 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, तो 3 टाइप की एनर्जी होगी, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस में सिर्फ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, ट्रांसलेशन तीनों x, y, z के अक्रॉस। कुछ देर पहले आपको बताया था हाफ kBt होती है हर हिस्से की एनर्जी, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी हो जाएगी 3 टाइम्स हाफ kBt। बट क्या एक ही है ऐसा, एक ही मॉलिक्यूल है? नहीं, ऐसे Na मॉलिक्यूल्स हैं, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी 3 टाइम्स Na के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब Cv होता है dE/dt, ठीक है, अगेन फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ क्लास 11। एंड अगर इसी का मैं डेरिवेटिव निकालूं इस टर्म का, तो 3/2 बाहर आ जाएगा, Na कांस्टेंट बाहर, Kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बाहर, T 1 हो जाएगा बिकॉज डिफरेंशिएशन किया ही dt के रिस्पेक्ट में। तो देखो यहाँ पर वही टर्म वापस मिला, 3/2 Na Kb। और अगर Cv मुझे मिल गया यहाँ से, ओके, और Na Kb क्या है? R है। देखो पहले बताया था आज के लेक्चर में। सो अगर Cv मुझे इतना मिला है तो यहाँ पर Cv पुट करूं, Cv भी देखो R के टर्म्स में है और यहाँ पर ये भी R है, तो मुझे यहाँ से Cp भी मिल जाएगा, तो Cp मिलेगा मुझे 5/2R। सो फाइनली अगर मैं इनका रेशियो लूँ, गामा रेशियो या हीट कैपेसिटी रेशियो भी बोलते हैं, तो वो मिलेगा मुझे 5/3। ये इंपॉर्टेंट है, MCQs में रेशियो पूछते रहते हैं, बहुत ज़्यादा पूछते हैं। सो 5/3 इज द गामा रेशियो ऑफ मोनोएटॉमिक गैसेस। कहाँ से आया? देखो फॉर्मूला बोल के मैंने डेरिवेशन भी कराई दी है पूरी, राइट। बढ़ते हैं डायएटॉमिक गैसेस। तो डायएटॉमिक गैसेस में 3 ट्रांसलेशन होता है प्लस 2 रोटेशन। कुछ लोग बोलेंगे सर अभी आप बोले थे अगर रियल गैसेस है तो फिर 2 वाइब्रेशनल भी होता है। वो अगर एक्सप्रेस किया है कि आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग का इफेक्ट भी कंसीडर करना है तो, अदरवाइज नहीं। सो डायएटॉमिक गैसेस में 3 ट्रांसलेशन, सो हाफ kBt इंटू 3, 2 रोटेशन तो हाफ kBt इंटू 2, सो यहाँ आ जाएगा 5/2 kBt। और Na मॉलिक्यूल्स के लिए Na भी साथ में हो जाएगा मल्टीप्लाई। Cv क्या है? वापस डेरिवेटिव लगाओ, T गायब, ये आपको मिला Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R करो, ये मिल जाएगा, गामा मिल गया 7/5। तो याद क्या रखना है? गामा 7/5। देखो पहले ही कहा था नोटबुक लेकर बैठना नहीं, तो ऐसे लगेगा कि क्या पचर बोलते गया, क्योंकि टॉपिक ऐसा है। और ये मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं है, मैं थर्मल फिजिक्स से बिलोंग नहीं करता हूँ, ओके। पहले बताता तो शायद नहीं देखते वीडियो, बट अभी शायद लग रहा होगा कि हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा लेता है, तभी बताया कि ये मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं है, ओके। नॉन रिजिड मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, वही जिसमें और वाइब्रेशनल भी इंक्लूडेड है, मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग का इफेक्ट भी हम कंसिडर कर रहे हैं, तो उसमें 2 मतलब हाफ kBt मल्टीप्लाइड बाय 2 भी हो जाएगा, जो यहाँ पर मैंने किया है। तो 5/2 तो आ गया रोटेशनल और ट्रांसलेशन से, बट और भी, तो ये हो गया E 7/2। इसी का डेरिवेटिव निकालो, मिलेगा Cv, माइनस करो R से, मिलेगा ये, मतलब Cp माइनस Cv बाय इक्वल्स टू R। इसका गामा आया 9/7। सो 9/7, 7/5 एंड 5/3, ओके। अब तक ये 3 वैल्यूज याद रखनी है। पॉलीएटॉमिक गैसेस का कुछ भी फिक्स नहीं है, क्योंकि जिसको भी 2 एटम से ज्यादा है वो पॉलीएटॉमिक के अंदर आता है, बट उसमें भी सब कुछ डिपेंड करता है ज्योमेट्री पे। तो देखो एक टर्म यहाँ पर हमने दे दिया है F एसेंशियली डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री, बट एक चीज फिक्स है कि ट्रांसलेशन 3 रहेंगी, रोटेशनल भी 3 रहेंगी। रोटेशनल यूजुअली देखो हम 3 कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डायएटॉमिक में क्या होता है, एक तो यहाँ से बंद जाता है, 2 ही रहता है, बट इसमें 3 कंसिडर कर रहे हैं। और यहाँ पर वाइब्रेशन डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री, तो 2 हम कंसीडर कर रहे हैं। इसका रीजन वही थियरी में है, फॉर द सेक ऑफ वही जैसे पीछे किया था पोटेंशियल काइनेटिक, ओके, हाफ kBt इंटू 2, बट F हम मल्टीप्लाई करके छोड़ रहे हैं कि जिस हिसाब से ज्योमेट्री है उस हिसाब से हम देखेंगे। तो अगर ऐसा लॉजिक है, अगर यही लॉजिक फॉलो करें तो देखो 2 तो कॉमन आउट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मतलब 6/2, राइट।
अगर आप कैलकुलेशन करें सिंपली 2 कॉमन निकालें तो आपको देखो यही टर्म यहाँ से मिलता है, 3 + f लास्ट में बच जाएगा, बिकॉज 6/2 मिलेगा 3 + f तो बच रहा है, बाकी सब तो कैंसिल हो रहा है ना, राइट। एंड अगर इसी का आप सी वी निकालें, क्योंकि डेरिवेटिव में तो सिर्फ टी गायब होगा, बाकी तो वही रहेगा, फिर सी पी के साथ वो करें एंड फाइनली गामा रेशियो में आपको बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स है, ओके, एग्री करना पड़े। फाइनली चैप्टर के सेकेंड हिस्से में हम बढ़ते हैं जिसका नाम है रेडिएशन। रेडिएशन अलग है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अलग है। जिनको चैप्टर हार्ड लगता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मत करो, ऑप्शन में छोड़ो, रेडिएशन कर सकते हो। रेडिएशन बहुत ज़्यादा इजी है, क्वेश्चन इसमें से भी आएगा इसमें से भी आएगा, तो ये मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर होता है क्यू, हीट। सो जो भी हमारा हीट होगी वो कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब की जाएगी जो कि है क्यू ए, कुछ ट्रांसमिट की जाएगी, राइट, और कुछ रेडिएट की जाएगी, ठीक है। एब्जॉर्ब, ट्रांसमिट एंड कुछ फिर रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। अगर सबको क्यू से डिवाइड करूं ओवरऑल तो कुछ ऐसा टर्म मुझे मिलेगा यहाँ पर 1, ये है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, ओके। सो यही इनके कोएफिशिएंट की सेपरेट फॉर्मूलाज है, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड कितना होता है, या फिर एमिसिव पावर का अगर कोई डेफिनेशन पूछता है तो क्या है, एमिसिव पावर का डेफिनेशन है हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ऑफ कोर्स ये बात है, जितनी एरिया ज़्यादा उतनी ही हीट ज़्यादा रेडिएट होगी, जितना टाइम ज़्यादा उतना उस हिसाब से भी ज़्यादा हीट रेडिएट, मतलब ज़्यादा देर गर्म चीज़ अगर चालू है। सो फाइनली हमें वही मिलता है क्यू इज, मतलब अगर आप इनको साथ में ले लो तो फिर एक कांस्टेंट आएगा, वही कांस्टेंट होता है एमिसिव पावर, और एमिसिव पावर इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। बढ़ते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और एमिसिविटी, तो ये भी वही है, आर से ही निकलता है, बट इसमें हम कंपेयर करते हैं आर को विद द आर ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है। एमिसिव पावर ऑफ द सरफेस विद द सरफेस ऑफ द एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी, कब, एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। ये चैप्टर काफी रेसिस्ट है, ब्लैक के लिए अलग रूल्स हैं, नॉर्मल के लिए अलग रूल्स हैं, इसलिए कहा थर्मल फिजिक्स से मैं नहीं हूँ। किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन सिंपली कहता है कोएफिशिएंट ऑफ जो एब्जॉर्प्शन है वो इक्वल है इस एमिसिविटी के, जो हमारा ई है। ऑफ कोर्स इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं, आप बुक में देखो अलग अलग स्टेटमेंट है, अलग अलग फॉर्म है, बट जो सबसे ज़्यादा याद करना है और सबसे ज़्यादा जो टीचर एक्सपेक्ट करता है वो यही एक्सपेक्ट करता है। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है क्योंकि अब तक आपकी एनर्जी भी फुल डाउन हो चुकी होगी, ओके। सो ए इज इक्वल्स टू डी ई आपको याद रखना है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्डा क्या है, लैम्डा एट विच ब्लैक बॉडी डोमिनेट्स रेडिएटली, जिसपे डोमिनेट कर रहा है, कोई भी लैम्डा नहीं है, वो लैम्डा मैक्सिमम है, ओके। और टेम्परेचर, यानी कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा लैम्डा हमारा कम होते जाएगा, ये आपको इस ग्राफ में दिखता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इधर यहाँ से ग्राफ इस तरफ शिफ्ट होता जाता है, ओके। बी है वीन्स कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू है, न्यूमेरिकल्स में आ सकता है। यूनिट है, ये है केल्विन, ये है मीटर, सो मीटर केल्विन, ओके। स्टीफेंस लॉ, रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है। एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T रेज़्ड टू पावर ऑफ 4। बीच में कांस्टेंट आता है स्टीफेंस कांस्टेंट, ओके। एंड यहाँ पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम भी आएगा, तो ये बेसिकली वही है R, कुछ नया टर्म नहीं आ गया, यही R है जो पीछे मैंने बताया है। R किसके बराबर है, Q अपॉन में AT के, तो यहाँ पर आप वो भी लिख सकते हैं। सो बेसिकली आपको यही मिलेगा। और अगर बॉडी ब्लैक नहीं है, ये देखो ब्लैक बॉडी के लिए था एक्चुअली एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तभी हमने वर्ड यूज किया है। अगर ब्लैक बॉडी नहीं है तो फिर आपको ई भी लेना पड़ेगा। सो इसी तरीके से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और रेडिएशन की भी हमारी सारी फॉर्मूलाज खत्म होती हैं। ये एक वीडियो नहीं है, ये सारी की सारी प्लेलिस्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएंगे और बोर्ड एग्जाम्स के बाद आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि और भी कोर्सेज मेरे जल्द ही लॉन्च होने वाले हैं। एक प्लेलिस्ट अभी ही लॉन्च होगी, आज ही अनाउंस कर देता हूँ, इंटेंस ट्रेनिंग फॉर बोर्ड एग्जाम। अभी स्टूडेंट्स गए नहीं हैं बोर्ड एग्जाम्स देने, कुछ उन्हें पता ही नहीं है। मैं पिछले 3 सालों से पेपर्स चेक कर रहा हूँ बोर्ड एग्जाम्स के, सब पता है खेल कैसे लिखा जाता है, पेपर कैसे चेक किया जाता है, तो वही थोड़ा सा नॉलेज शेयर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।